गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम बैच को लेकर के आए हैं और हिंदी मीडियम के चैप्टर फर्स्ट में रसायन विज्ञान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस से या केमिस्ट्री के बेस से बोला जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे 10वीं की रसायन विज्ञान ले लें, 11वीं का ले लें, 12वीं का ले लें या कंपटीशन के लिए ले लें, तो उसके आधार पर ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत सारी अभिक्रियाएं इस पाठ में जो हैं वो हमारे दैनिक जीवन से मेल खाती हुई हैं। तो इस पाठ के बारे में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका आज एक ओवरव्यू ले लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। चलिए देखते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहली चीज़ की बात करते हैं, इस पाठ का जैसे नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप देख रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक से ही पता चल रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो रसायन है। रासायनिक, आप रसायन के बीच में जो अभिक्रिया हो रही हो और उन अभिक्रियाओं को हमको समीकरण में के रूप में लिखना है। तो रसायन है क्या? रसायन बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी। तो ये हमारा किस से रिलेटेड है? ये आपका जनरली जो है अकार्बनिक, रसायन विज्ञान का ये चैप्टर है जिसमें क्या बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें मिलेगी, ये रासायनिक वर्ड मिलेगा, रासायनिक। तो ये वर्ड अगर आपने 9वीं की विज्ञान पढ़ी है तो उसमें इस रासायनिक के पहले आपको दो चीज़ें मिली होंगी, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। तो हमको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब अगर हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो आप ये बोल सकते हैं कि कोई चीज़ अगर शुरू में ली जाए और क्रिया हो जाए और क्रिया होने के बाद दोबारा से वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए या प्रारंभिक अवस्था में वापस हमको मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि अगर हम मान लें पानी किस अवस्था में हो? ठोस अवस्था में हो। थोड़ा सा टेम्परेचर मिला तो पानी किस में कन्वर्ट हो गया? पानी बदल गया आपका द्रव अवस्था में। अभी हमने केवल इसको शब्द के रूप में लिखा है वाटर। अगर हम देखते हैं तो वाटर किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। और यहाँ पर हमने लिखा वाटर किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। तो ठोस अवस्था में है और फिर द्रव अवस्था में है। मीन्स तापमान को बढ़ा रहे हैं तो जो ठोस से है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जैसे ही तापमान को घटा दें तो द्रव से ठोस में फिर से मिल जा रहा है। तो ये परिवर्तन कैसा होगा? ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा। एक और एग्जाम्पल है, आपका दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन
प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, दोनों अभिक्रिया करती हैं और अमोनिया, ये गैस और द्रव अवस्था दोनों में होती है। तो हम अभी यहाँ पर लिखते हैं कि अमोनिया गैस ही है, मान लेते हैं, सॉरी इसको द्रव अवस्था लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें भौतिक परिवर्तन दर्शाना है। तो अमोनिया आपको यहाँ पर द्रव अवस्था में मिल गई। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम दाब को बढ़ा करके रखते हैं, क्योंकि गैस सामान्यतः क्रिया करती नहीं है कि दोनों गैस है, आपको दिख रहा होगा कि गैस गैस सर ने लिख दिया और अमोनिया द्रव लिख दिया, तो गैस सामान्य अवस्था में अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि आपके हमारे वातावरण में, वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस भी उपस्थित है और नाइट्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो एक कंडीशन इसमें हम क्या करते हैं, दाब को बढ़ाते हैं तो दोनों क्रिया करके और अमोनिया में परिवर्तित होती हैं। लेकिन जैसे ही वो दाब कम होता है तो ये फिर से अपने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये अवस्था आपका क्या कहलाता है, ये परिवर्तन आपका कहलाएगा जहाँ पर कि जो सब्सटेंस है, हमने पानी लिया ठोस अवस्था में है, फिर द्रव अवस्था में हुआ, द्रव से फिर से ठोस में, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। माने इसे हम अगर बोलते हैं कि भौतिक परिवर्तन, जिसमें कि जो चीज़ हम प्रारंभिक अवस्था में लेते हैं वही हमको क्या होता है, लास्ट में प्रारंभिक अवस्था के बाद अंतिम अवस्था में भी वही चीज़ मिल रहा है, लेकिन उसकी अवस्था चेंज हो रही है, ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ, लेकिन जैसे ही कंडीशन अप्लाई की है वो पुनः से हमको किस में मिल गया, ठोस में मिल गया। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। तो इसे हमको नहीं पढ़ना है 10th में, इस चैप्टर में इस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है भौतिक परिवर्तन, हमको पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कि प्रारंभिक अवस्था में लिया गया पदार्थ अंतिम अवस्था में बनने वाले पदार्थ से अलग होता है। उसके गुण भी अलग होते हैं, प्रॉपर्टीज़ जिसे हम बोलते हैं, गुण अलग होते हैं। और जब गुण अलग हो गए तो प्रारंभिक अवस्था की चीज़ अगर हम जो ले रहे हैं और हमें अंतिम अवस्था में जो मिल गई, वो फिर से हम प्रारंभिक अवस्था में उसे नहीं पा सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था में ली गई पदार्थ जो है, लिया गया पदार्थ या मटेरियल है, उसको हम अंतिम अवस्था में उसी रूप में परिवर्तित ना कर पाएँ, वो आपका कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। अभी इसमें और ज़्यादा डिटेल में चलेंगे जब हम चैप्टर में चलेंगे, अभी केवल नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। इसको समझें कि ऐसी अवस्था जिसमें जो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, शुरू में ले रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था में ले रहे हैं, और जो चीज़ बन रहा है, मान लेते हैं हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बनता है, तो आप बोल दोगे कि सर CuSO4 बनता है, कॉपर सल्फेट। या नॉर्मल सी एक उदाहरण लेते हैं, चावल का पकना, बहुत सरल सा एग्जाम्पल है। आप लोग पर डे अपने प्रत्येक दिन ये चीज़ आपको घर में दिखती है कि आपके घर में आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, चावल प्लस पानी, घर में मम्मी क्या करती हैं, तापमान देती हैं, और तापमान देने के बाद बनता क्या है आपका, तो बोल दोगे कि सर चावल बनता है, लेकिन चावल नहीं बनता है, भात बनता है। शुद्ध लैंग्वेज में जिसे हम क्या कहते हैं, भात कहते हैं हिंदी भाषा में चावल को। तो अब देखिए चावल जो था वो किस अवस्था में था, तो आप बोलोगे कि सर चावल लेते हैं जब वो तो ठोस अवस्था में होता है। पानी किस अवस्था में होता है, पानी द्रव अवस्था में होता है। लेकिन ये क्या भात जो होता है वो पूरा ठोस नहीं होता, ना तो द्रव होता है, तो इसे हम बोलते हैं अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड जिसे बोला जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा ठोस भी नहीं, सॉफ्ट हो जाता है। चावल आपका कैसा हो गया, तो अर्ध ठोस में ये बोल सकते हैं कि सर चावल हमारा मुलायम हो जाता है, और जिसे हम क्या करते हैं
बड़ी आसानी से खा लेते हैं। तो अब हम अगर बोलते हैं, समझिएगा यहाँ पर, चावल, शुरू में हमने चावल लिया, चावल के साथ पानी लिया, तापमान दिया और बन गया भात। अब हम बोल दें नहीं, भात से चावल बना दें, तो कोई ऐसी प्रोसेस हो कि अगर भात को हम चावल में परिवर्तित कर सके तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि जितना पानी आपने यूज किया वो पानी उड़ा दो, सुखा देते हैं। सूखने के बाद भी जो हमारा चावल है, क्या वो भात हमारा उस चावल में परिवर्तित होगा? नहीं होगा। तो ऐसे परिवर्तन या ऐसे चेंजेस जिसमें कि जो प्रारंभिक अवस्था में लिया गया पदार्थ है और बनने वाली अवस्था में जो पदार्थ है उनके गुण अलग हो जाएं। चावल, अब हम बोल दें कि आप सूखा चावल खा लो, कितना खा सकते हैं? एक मुट्ठी खा सकते हो। तो सूखा चावल थोड़ा सा, कुछ बच्चों की आदत होती है घर में कि वो थोड़ा सा लेकर के एक मुट्ठी थोड़ा सा खा लिए, लेकिन वहीं पर पका हुआ चावल हो तो बड़े आराम से खाते हैं और बड़े मज़े से खाते हैं। तो चावल और पानी को मिला के हमने भात बनाया, तो ये कैसा परिवर्तन है? यहाँ पर हमने शुरू में लिया, तो ये हमारे कैसे अवस्था के पदार्थ हो गए? ये प्रारंभिक अवस्था के हो गए, प्रारंभिक अवस्था। और ये जो बना ये आपका अंतिम अवस्था का है, अंतिम अवस्था। तो ध्यान दें कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की जो मटेरियल हैं, जो पदार्थ हैं, उनके गुण अलग अलग हैं। और प्रारंभिक अवस्था का जो पदार्थ है वो अंतिम अवस्था में बदल गया, लेकिन अंतिम अवस्था से वो प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन से ही आपका ओरिजिन होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं, या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर इन अभिक्रियाओं को लिखने के लिए कुछ सूत्र होते हैं। अब जो सूत्र होते हैं उनमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने या रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर लिखने की जगह हम लिख देते हैं व्यक्त करने। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना दो तरह से है। रासायनिक अभिक्रिया को हम एक क्या कहते हैं? शब्द के रूप में लिखते हैं, और दूसरा समीकरण या संकेतों के रूप में लिखते हैं। संकेतों के रूप में लिखना। तो रासायनिक अभिक्रिया को या तो हम शब्दों के रूप में लिखेंगे और या तो संकेतों के रूप में लिखेंगे। ये क्या होता है? शब्दों के रूप में लिखना, जैसे मैंने अभी लिखा पानी। पानी जो लिखा हुआ था, आपने देखा सीधे सीधे मैंने पानी लिख दिया था, लेकिन पानी की जगह बहुत, आपको ये मालूम होगा कि पानी का सूत्र H2O होता है। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं, पानी लिख देंगे तो शब्दों के रूप में होगा, H2O लिखेंगे तो समीकरण के रूप में होगा या संकेतों के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है। इसके लिए बेसिक केमिस्ट्री 9th में जो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई गई उसे आप देख सकते हैं। संकेत के लिए संकेत आप लोग 9th में पढ़े ही होंगे। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के बाद आपका आएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि जब जुड़ेंगे तो रसायन जुड़ेंगे। मान लो ए और बी हैं और ये जुड़ गए और बना दिया ए और बी। हो सकता है ए और बी हो, आपने ऊर्जा दे दी और ये टूट गए ए और बी में। तो इस तरह की चीज़ें, तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखेंगे इसी चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं तो पहला होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होगा वियोजन अभिक्रिया। तीसरी होगी विस्थापन अभिक्रिया। चौथी होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी होगी रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया। रेडॉक्स ज़्यादा सरल वर्ड है इसलिए मैंने रेडॉक्स लिख दिया। छठवीं होगी अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इस तरह से एक और है, आपको उसको भी लिख देते हैं, संक्षारण। तो इस चैप्टर में हम इतनी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ेंगे, संक्षारण पढ़ेंगे और विकृत गंधिता पढ़ेंगे। एक और टॉपिक है उसको भी लिख देते हैं, जो लास्ट का टॉपिक है आपका, वो है विकृत गंधिता। और इतने टॉपिक ये आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं चीज़ों को हम देखते हुए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करवाते हुए चलेंगे और इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, हमको क्या क्या पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर हम रासायनिक अभिक्रिया के बाद दूसरा इसमें टॉपिक आएगा कि जो रासायनिक समीकरण हैं वो कैसे लिखे जाएंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, तो रासायनिक समीकरण को लिखने के दो मेथड हैं। या तो हम क्या करेंगे, शब्दों के रूप में लिखेंगे, या तो शब्दों के रूप में लिखेंगे,
शब्दों के रूप में या इसी में दूसरा है संकेतों के रूप में लिखेंगे। फिर इन्हीं रासायनिक समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं। पहली है जिसे हम क्या कहते हैं, अनुमान विधि, और दूसरी है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। लेकिन हमको 10वीं में अनुमान विधि पढ़ना है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि ये आपको हायर क्लासेस में मिलती है, और इतने टॉपिकों को लेते हुए चलना है। और इन्हीं के बेस पर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ से पहला रासायनिक अभिक्रिया, फिर आपका रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण के लिए आपको जो सूत्र हैं, सिंबल हैं, उनको पढ़ना शब्दों के रूप में। जैसे हमने लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा, अब हमें कैसे संकेतों में उसको कन्वर्ट करना है वो चीज़ें पढ़ेंगे। संकेतों में कैसे लिखेंगे, फिर उन रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। जब रासायनिक समीकरण अगर संतुलित हो गए तो संतुलित होने के बाद ये रसायन जुड़ते कैसे हैं, कौन सी अभिक्रिया होती है उसको लिखेंगे। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं में किस तरह से जुड़ते हैं, अगर कोई पदार्थ जुड़ रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, संयोजन होगा। संयोजन को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बोलते हैं। वियोजन, टूटना, वियोजन का मतलब ही है कि टूट जाना, वियोजित हो जाना, बट जाना। फिर विस्थापन है, विस्थापन का मतलब कि एक मजबूत दूसरे को हटा दे तो वो विस्थापन हो जाएगा। फिर द्विविस्थापन है, दो मॉलिक्यूल्स विस्थापित हो जाएं। फिर रेडॉक्स है, फिर उसके बाद अवक्षेपण है, उसके बाद संक्षारण है, और उसके बाद विकृत गंधिता है। तो इन चीज़ों को ले करके और इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो और एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस लेते हुए चलेंगे। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे और समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और कैसे करेंगे उन चीज़ों को देखेंगे। तो इन चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे और कैसे करेंगे उसको